Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper analysis. आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक जो निकल के आया है दैट इज रिलेटेड टू द इंडिया फ्रांस रिलेशंस. नाउ वी आर सेइंग दैट इंडिया फ्रांस के जो रिलेशन जो डेकेड्स ओल्ड हैं अब वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहे हैं और इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया गया है दैट इज रिगार्डिंग द H-125 हेलीकॉप्टर जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर इंडियन लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है दैट वी आर टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट दैट इंडिया एंड फ्रांस विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया. तो ये मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रही है टाई एंड द वर्ल्ड्स ओनली हेलीकॉप्टर विच इज केपेबल ऑफ फ्लाइंग टू द हाइट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड एक्सपोर्ट इट टू द एंटायर वर्ल्ड. बात यहाँ पर सिंपल क्या है कि जो हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है H-125, राइट. H-125. तो इसको हम असेंबल करेंगे कर्नाटका में, राइट. तो यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है इट इज केपेबल ऑफ गोइंग टू द हाइट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑल्सो. यहाँ पर असेंबली इसकी करी जाएगी एंड ऑल्सो इट इज फोकसिंग ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि ये जो हेलीकॉप्टर है इट इज गोइंग टू रिप्लेस इन फ्यूचर द हेलीकॉप्टर्स नेम्ड चेतक एंड चीता. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में. लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जो असेंबली लाइन कर्नाटका में एस्टेब्लिश करी गई है उसका इनॉग्रेशन किया गया है तो ये हेल्प करने वाली है प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट फर्दर इन दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. ऑलरेडी इंडिया फोकस कर रहा है प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का, लेकिन ये जो हमारा टाई है ये जो हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन है ये भी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है. दिस इज द की पॉइंट इन दिस आर्टिकल. आइए चलते हैं आगे. तो की आउटकम ऑफ द मीट इसमें क्या निकल के आया है, टाइज को एलिवेट कर दिया गया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एंड यहाँ पर जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग एस्टैब्लिश होते हैं वो भी यहाँ पर एलिवेशन देखने को मिला है इस मीटिंग के बाद. जो ईयरली होते हैं या बाई एनुअली होते हैं वहां पर हमें फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को ये देखने को मिलेगा कि इंटर मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है वो सेटअप हो चुका है. देन 21 इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखने को मिले हैं इस मीटिंग में, जैसे कि एरियाज कौन कौन से हैं, फ्रॉम डिफेंस टू क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी इनोवेशन टू स्टार्टअप्स, एडवांस्ड मटेरियल्स टू हेल्थ एंड स्किलिंग. हर एक एस्पेक्ट पर यहाँ इस मीटिंग में बात करी गई है एंड ये एरियाज को फोकस किया गया है, राइट. हमारे लिए सारे के सारे आउटकम्स को मेमोराइज करना अभी जरूरी नहीं है. जिस भी स्टेप में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आएंगी या फिर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी दे विल बिकम इंपॉर्टेंट विद टाइम, राइट. अभी लेकिन 21 आउटकम्स को सारी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इस पे फोकस करना है कि इंडिया और फ्रांस का जो टाई है वो डेकेड्स ओल्ड है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है एंड अभी फिलहाल हम किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं, राइट. तो वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ऑफ टाटा एयरबस इन कर्नाटका. तो यहाँ पर इनके टाटा एयरबस के साथ मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है, तो वो असेंबली लाइन को यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है. देन आगे चलते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच इंडोटाइज कैसे है. तो इससे पहले जो फ्रांस है उसने सपोर्ट किया था पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने किया था वहां पर भी सपोर्ट किया था, लेकिन दूसरी किसी वेस्टर्न पावर ने ऐसा नहीं किया था उस समय पर. एंड ऑल वेदर डिफेंस पार्टनर रहा है, आई मीन कि इट हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. हमेशा ही सप्लाई किया है उन्होंने हमें, जब भी कोई भी कमी पड़ी है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड इंडिया, like has not cut off supplies during conflicts. For example, Mirage 2000s used during Kargil. जब कारगिल वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में तब उन्होंने मिराज की सप्लाई को रोका नहीं था बाकी कंट्रीज की जैसे. देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन ऑफ स्कॉर्पियन सबमरीन्स. तो यहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी मदद की है. देखो ज्यादातर जो कंट्रीज होती हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ दी मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करती हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रांस हमारे मेक इन इंडिया को भी यहाँ पर एलिवेट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ प्रोडक्ट मत भेजिए इंडिया में, आप टेक्नोलॉजी को भी भेजिए ताकि हम उसको फ्यूचर में किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फ्रांस हैज ऑलवेज हेल्प्ड इन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइक co-production of Scorpion submarines, Rafale jets, French company Safran to make engines in India for the 5th generation fighter jets. तो इन सब चीजों में फ्रांस ने हमेशा हमारी मदद ही करी है. देन सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू साइन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया. 2008 के बाद जब एनएसजी वेवर मिला था हमें यूएसए की तरफ से, तो यहाँ पर जो फ्रांस है वो फर्स्ट कंट्री बना था. एक सेकेंड,
हाँ जी, तो फर्स्ट कंट्री टू साइन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया इन 2008 आफ्टर एनएसजी वेवर। देन जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट इन महाराष्ट्र विद फ्रांस, इसमें भी हम इनका कोलैबोरेशन अचीव कर चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स फॉर एसएमआरस एंड देन पार्टनर्स इन द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, राइट, उसमें आपको पढ़ाया जाता है इन डिटेल, राइट। This video can alone not explain ITR completely, but you have to focus on this article कि यहाँ पर ITR में भी फ्रांस की तरफ से काफी हद तक हमें मदद मिली है। Then France has consistently supported India's bid for permanent seat at UNSC. You guys know that हमेशा इंडिया has bid for the permanent seat in the UNSC. अभी हम सिर्फ मेंबर हैं, परमानेंट कमीशन जो परमानेंट सीट है यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पर हमें सीट नहीं मिली है, बट वी वांट अ सीट देयर बिकॉज चाइना के पास वो सीट है। तो इंडिया को भी अगर अपनी जो ग्लोबल इमेज है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखानी है, तो it is very very imperative for India to have the seat permanent seat in UNSC. but yes, हमेशा कुछ लोग, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अगेंस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना ओनली एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान, लेकिन वो भी खुद से मेंबर परमानेंट नहीं है यहाँ पर। बट फ्रांस ने हमेशा हमारी मदद करी है, हमेशा हमारे फेवर में ही वोटिंग करी है। देन शेयर्ड फिलोसफी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमेशा जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसके साथ उनकी फिलोसफी जो है वो शेयर्ड रही है। आगे अब यहाँ पर दोनों कंट्रीज के रिलेशन में क्या डेवलपमेंट होगी, with time we are going to discuss throughout the year, right? Now let's discuss the next article which is related to AI powered tool offering farmers help in their language goes live. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये नाम ही याद हो जाना चाहिए, that is named as भारत विस्तार। एक सेकेंड, हाँ जी, भारत विस्तार। हमेशा कभी भी आपको ये नाम दिख जाए कहीं पर, you have to understand that this is related to agriculture एंड दिस इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल भी हमने एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन किया है अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है इंडिया में, उसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो उसमें ही आगे आने वाले समय में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन एआई, राइट। वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वो GS1, GS2, GS3, GS2 में गवर्नेंस के फॉर्म में आ सकता है, GS3 में इकोनॉमी की फॉर्म में आ सकता है, या एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट के फॉर्म में आ सकता है, राइट, सोशल स्कीम्स की फॉर्म में आ सकता है, GS1 में आ सकता है, ज्योग्राफी के फॉर्म में आ सकता है। So that is why we have to address all the aspects related to AI, artificial intelligence. तो भारत विस्तार क्या है? ये एग्रीकल्चर में यूज होने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर अभी ये लॉन्च हो रहा है, तो इसके बारे में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। देन AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल है। इसमें बातें क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को प्रोवाइड करनी है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, उनके मदर टंग में, वहां इस टूल के हेल्प से प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, राइट। to provide farmers with relevant information in their native language via mobile phone or फोन कॉल, राइट, मोबाइल या फोन कॉल, किसी भी तरह से वहां पर उनको वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है उनकी खुद की लैंग्वेज में, यूजिंग दिस एआई टूल। मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है या तो किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट एरियाज में वो प्रोवाइड करवानी है तो इस एआई टूल की हेल्प से, लिंगुअल टूल हो गया एक तरीके से, वहां से हम फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। गाइडेंस ऑन क्रॉप प्लानिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पेस्ट, वेदर फोरकास्ट, मार्केट, स्कीम्स इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन एंड ग्रीवेंसेस। किसी भी मामले में अगर फार्मर्स के ऊपर, हम फार्मर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है या उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है खुद से, तो यहाँ इसमें ये एआई टूल का इस्तेमाल हो सकता है। ये एक डीपीआई इनिशिएटिव है, यू कैन से डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है फॉर एग्रीकल्चर दैट यूजेस एआई टू पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज द एडवाइस। जैसे कि हमारे पास यूपीआई है, यूपीआई भी हमारा डीपीआई में ही आता है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है। तो यहाँ पर डीपीआई दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही जैसे कोविन है हमारे पास, यूपीआई है, राइट। तो यही जो इनिशिएटिव्स हैं जो हेल्प करते हैं आम जनता को, फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा जाए तो ये एग्जाम्पल यूज हो सकता है। दिस इज व्हाट आई मीन here, right? And customized advice, information on 10 major central schemes will be available in all the languages, जहां पर ये farmers को देना है कोई भी information उनकी schemes के ऊपर, right? Then
अभी तक और कौन से एग्रीकल्चर में हम एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ में दिया हुआ है। द डिजिटल फाउंडेशंस फार्मर आईडीज अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यहाँ पर डिजिटल इन्फो फाउंडेशंस रखी गई हैं, जैसे जो फार्मर की आईडीज हैं या फार्मर की जो भी पहचान है, जो उनको कोई जैसे किसान सम्मान है ना, तो वहां पर उस स्कीम के अंडर जो भी उनको प्रोवाइड करवानी इन्फॉर्मेशन या उनको कोई भी पैसा देना है, कोई भी स्कीम के थ्रू बेनिफिट देना है, तो वहां पर आईडीज की जरूरत होती है। तो उसमें भी एआई फाउंडेशन, डिजिटल फाउंडेशन हम यूज करते हैं। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस, इसमें भी एआई का इस्तेमाल होता है। किसान ए मित्र चैटबॉट है, ये 11 रीजनल लैंग्वेजेस में किसानों से बात करने में लाइक केपेबल है। एआई बेस्ड पायलट फॉर लोकल मॉनसून ऑनसेट फोरकास्ट की जो लोकल मॉनसून फोरकास्ट है खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। येस्टेक है, क्रॉपिक है, एफएम पीएम एफबीवाई है, व्हाट्सएप चैटबॉट है। तो ये सारे जो एआई रिलेटेड जो चैटबॉट्स है या एआई रिलेटेड टूल्स हैं, ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। राइट नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी RIN रिवोल्ट्स, रॉयल इंडिया नेटिव रेटिंग्स रिवोल्ट। अब इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कोई करंट इवेंट नहीं हो सकता। करंट में बस हम यही बता रहे हैं कि 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही है। February 18, 2026 को हमने इसको सेलिब्रेट किया है। राइट, इट इज ऑफन रेफर्ड एज द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ यू शुड नो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोला गया है और कौन बोलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं। तो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जनरली RIN को बोला जाता है या रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट को बोला जाता है। इसमें क्या है, इंडियन रेटिंग्स वर सेंट टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर्स एंड अदर ब्रिटिश वॉर्स विदाउट कॉम्पनसेशन। रेटिंग्स क्या होती है, पहले अगर देखो ये समझ में आ गया रेटिंग्स क्या होती है तो हमें सारा रिवोल्ट ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेटिंग्स आर द नेवल टर्म फॉर जूनियर एनलिस्टेड पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ अ वारंट ऑफिसर। मतलब जो नीचे दर्जे के जो यू कैन से सिपॉइज होते हैं नेवी में, उनको रेटिंग्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे ऑफिसर लेवल से नीचे जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉकर्स हैं, कुक्स हैं, है ना, सीमैन है, इनको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग्स बोलते हैं। तो जब ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश नेवी में इनफैक्ट यहाँ पर इन लोगों को इंडियंस को एम्प्लॉय किया गया था। इंडियंस को यहाँ पर बोला गया था कि यू हैव टू गो ऑन वॉर फ्रॉम द ब्रिटिश एंड। तो यहाँ पर ये बिना कॉम्पनसेशन के ही इनको रख लिया गया था। ठीक है, तो दिस डिससेटिस्फैक्शन की कोई कॉम्पनसेशन यहाँ पर है ही नहीं, was compounded by inadequate training facilities। उनको बस मरने के लिए छोड़ दिया है, उनके लिए कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। ओवर क्राउडेड एस्टेब्लिशमेंट्स थी एंड स्टाफ शॉर्टेजेस थे, इल ट्रीटमेंट था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो ब्रिटिशर्स की खासियत ही रही है। राइट, तो यहाँ पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जो ट्रेनिंग पर्पस था या जो भी वहां पर जो रेटिंग्स थी उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, या ट्रेनिंग इनसफिशिएंसी थी, या स्टाफ शॉर्टेजेस था, उसकी वजह से उनमें क्या था, हाई डिससेटिस्फैक्शन था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑलरेडी स्मॉल स्केल एजिटेशंस, ऑलरेडी यहाँ पर इन चीजों का मुद्दा उठाया गया था फ्रॉम 1942 टू 1945। लेकिन नाउ दी सोल्जर्स वर आल्सो इंपैक्टेड बाय द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। उस समय पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजल्ट देखने को मिला था, क्विट इंडिया मूवमेंट का इंपैक्ट देखने को मिला था, दैट वाज आल्सो सीन इन द आर्मी। राइट, तो बीइंग इंस्पायर्ड बाय द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो INA जो सुभाष चंद्र बोस की तरफ से जो आर्मी बनाई गई थी, अभी हमने 23 जो जनवरी है उस दिन डिस्कस भी किया था, तो यहाँ पर वही चीजों का इंपैक्ट नेवी पर भी दिखना शुरू हो चुका था। 1946 रॉयल नेवी रिवोल्ट, फाइनली 1946 में 1 फेब को क्या होता है, RK सिंह जो एक रेटिंग से पहली बार ऐसा हुआ था जो कभी इंडियंस को पता ही नहीं था, ये भी किया जा सकता है, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया फ्रॉम हिज जॉब एंड डिफाइड हिज कमांडिंग ऑफिसर एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, की नहीं मानते बात। Right, then this was followed by nationalist slogans by another rating, BC Dutt। BC Dutt ने उनकी सपोर्ट करा, like quit India and Jai Hind। then BC Dutt was then arrested, sparking a chain reaction among other ratings। कि अगर वो कोई भी साथ में जो काम कर रहे हैं, जो साथ में रेटिंग्स है, उन्होंने सपोर्ट करा तो उनके अगेंस्ट क्या हुआ, अरेस्ट वारंट जारी हुआ एंड इसकी वजह से बाकियों में क्या हो गया, चेन रिएक्शन जारी हो गया। Then 1946 रॉयल नेवी रिवोल्ट में on February 18th 1946 hundreds of ratings of HMIS तलवार in Bombay went on a hunger strike। right, ये जो हमारी शिप है तलवार, इसमें ये कहां पर चले गए, हंगर स्ट्राइक पर चले गए हैं hundreds of ratings।
दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, लो वेजेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भी कमी वहां पर थी उसके अगेंस्ट इन्होंने फुल ऑन प्रोटेस्ट दिखाया है. रिवोल्ट स्प्रेड टू शोर एस्टेब्लिशमेंट्स इन कैसल एंड फोर्ट बैरक्स हु आल्सो रिफ्यूज टू वर्क. फिर ये धीरे धीरे जो बाकी कैसल्स थे, बाकी जो एरिया थे फोर्ट्स में, वहां पर फैल गया और वहां पर भी जो इंडियन वर्कर्स हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया. राइट. देन प्रोसेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड, रेटिंग्स कैरिड द पोर्ट्रेट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र. ये ड्यूरिंग द रिवोल्ट क्या हो रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं. राइट. तो यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं कांग्रेस के एंड साथ में मुस्लिम लीग के, कम्युनिस्ट पार्टी के रेज किए गए. देन फॉर्म्ड अ नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी यहाँ पर बनाई गई ताकि जो ग्रीवेंसेज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, उनको लाइक रिलीज ऑफ आईएनए सोल्जर्स, इनके साथ रिलेट किया गया. then became violent, spread to other naval establishments also like कराची में, मद्रास में, कोचिन में, अंडमान, विशाखापट्टनम, हर जगह. फिर ये क्या था, चेन रिएक्शन की तरह फैल गया कि बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था एंड इट स्प्रेड टू द अदर नेवी एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. राइट. ब्रिटिश नेवी. देन लेगेसी ऑफ द रिवोल्ट की बात करें तो इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इसकी लेगेसी बहुत लंबे समय तक चली. और ये भी देखने को मिला कि उस समय जो हाईली इम्पॉसिबल एक सिचुएशन देखने को मिल रही थी, दैट इज कॉम्युनल यूनिटी. कॉम्युनल यूनिटी वाज लास्ट सीन एट इट्स पीक ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उसके बाद सीडीएम में भी था लेकिन इस लेवल का नहीं था जो 1920 में देखने को मिलता है. बट यहाँ पर फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यहाँ पर कॉम्युनल यूनिटी भी देखने को मिली थी, जहां की बल्कि बाकी देश में कॉम्युनल हार्मनी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी. तो शॉर्ट लिव्ड कॉम्युनल यूनिटी भी थी ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट इवन व्हेन कॉम्युनल डिस्कॉर्ड हैड स्प्रेड एवरीवेयर. Then showed that popular discontent had reached the army, the backbone of the British Empire in India. अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को फाइनली ये एहसास हो गया था कि जो प्रोटेस्ट अभी तक सिर्फ मेन लैंड में था, अब वो आर्मी के अंदर भी जा चुका है, अब वो नेवी के अंदर भी जा चुका है. एंड दीज वर नोन एज द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. अब वहां पर भी अगर रिवोल्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गया है तो कभी भी वो अपने ऑफिसर्स, क्योंकि आपको याद हो 1857 में भी सिपॉय म्यूटिनी जिसको बोला जाता है, वहां पर भी आर्मी ने ही प्रोटेस्ट किया था. तो वहीं से शुरू हो रहे हैं, वहीं पे आके हम खत्म भी हो रहे हैं. राइट. तो कोज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू अनाउंस द कैबिनेट मिशन बिकॉज फास्टली हेसन मैनर में कैबिनेट मिशन पास करने के लिए उनको मजबूर किया. सो यहाँ पर ये आ रहा है ना, आप जब भी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं तो वहां पर पढ़ाया जाता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. क्रोनोलॉजी में ज्यादातर ये यूज होता है कि ये 1940 क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ पूछा जाता है. राइट. फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आरआईएन रिवोल्ट्स कब हुए थे. देन आपसे पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन एंड आपसे सी राजगोपालचारी फॉर्मूला. जब पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी में 4-5 चीजें दे दी जाएंगी और उनको आप अरेंज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. तो आपको याद रखना है 1946. ठीक है. Now, AI Mission 2.0 will have more GPUs for common computer. ये एक important यहाँ पर अनाउंसमेंट दी गई है. ये समझने से पहले हमें पता होना चाहिए GPU क्या है. इट इज द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट. ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. तो सीपीयू से थोड़ा डिफरेंट है. सीपीयू में देखो क्या है, सीपीयू आप जीपीयू का थोड़ा सा लोअर लेवल मान सकते हैं. जीपीयू मल्टीपल कैलकुलेशंस पैरेलली कर सकता है, लेकिन सीपीयू एक समय पर एक दो ही प्रोसेसेस कर सकता है, एक दो ही कैलकुलेशन कर सकता है. तो जीपीयू को इनिशियली गेमिंग्स के लिए, वीडियोस के लिए, है ना, इनके लिए बनाया गया था. लेकिन अब जीपीयू को इस्तेमाल किया जा रहा है एट लार्ज स्केल इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, इन दी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स ऑल्सो, मशीन लर्निंग ऑल्सो. तो यहाँ पर जीपीयू की अब जो डिमांड है वो मेनी फोल्ड हो गई है. पहले सिर्फ गेमिंग्स में थी, वीडियोस में थी, अब यहाँ पर ये क्या है, बेसिक जो नेसेसिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बन गई है. ऑल्दो इंडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें जो स्टार्टअप्स इनको प्रमोट कर रहा है, ताकि जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर बेसिकली यूज होता है, तो सेमीकंडक्टर चिप्स जिसमें इस्तेमाल होती है, तो उनको इंडिया में ही बनाया जाए. इंडिया सेमिथॉन आपने पिछले साल देखा होगा कि उसमें जीपीयू जो यूनिट्स है वो यूनिट्स हैं जो यहीं पर बनाई जानी चाहिए. इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. इंडिया एआई मिशन 2.0 में भी हम यही देखेंगे. ठीक है. देखिए, A single GPU contains thousands of cores. Cores मतलब यहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. Unlike CPU which contains 2 to 64, यहाँ पर thousands of cores है. जितने ज्यादा सेमीकंडक्टर के यहाँ पर चिप्स हमें देखने को मिलेंगी, उतनी ही प्रोसेसिंग फास्ट होगी. सिमिलरली यहाँ पर सीपीयू में कम कोर्स होते हैं, तो कम स्पीड इसमें देखने को मिलेगी परफॉर्मिंग ऑफ द टास्क में. अलाउइंग इट टू हैंडल मल्टीपल कॉम्पिटिशंस इन पैरेलल मैनर, कि एक ही साथ मल्टीपल जो चल सकती हैं कॉम्पिटिशंस. ठीक है. They are the backbone of the modern AI and used to train large language models also. Then India AI Mission ये 2024 में basically launch हुआ था. 10,000 करोड़ इसका बजट था. Not important. 2024 is important to procure high-end GPUs and
provide them on subsidized basis to startups, researchers and public institutions. कि बाहर से हम ले रहे हैं GPUs एंड उनको हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रोवाइड करना सब्सिडाइज्ड रेट पर, क्योंकि तब तक हम यहाँ इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी हमने उसको बनाया नहीं था. ठीक है. सपोर्ट होम ग्रोन LLMs एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन मॉडल्स थ्रू इंडियन AI इनोवेशन सेंटर. हम यहाँ पर क्या चाह रहे थे कि अपनी पर्सनल AIs हम जनरेट करें, पर्सनल हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम जनरेट करें. दैट इज वाई. तो AI कोश टू प्रोवाइड एक्सेस टू 9500 प्लस नॉन पर्सनल डेटा सेट्स टू डेवलपर्स. तो यहाँ से AI कोश के तहत हम क्या कह रहे हैं, डेटा सेट देने वाले थे ऐसे मशीन लर्निंग के लिए, ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए, ताकि वो अपनी AI को ट्रेन कर सके. देन इंडिया AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट. यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि AI की रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सके. लेकिन फिर 2.0 लॉन्च किया गया जिसमें स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आया कि हमें सिर्फ GPU को प्रोक्योर नहीं करना है, हमें इसको यहाँ पर क्या करना है, मैन्युफैक्चर भी करना है. स्ट्रैटेजिक शिफ्ट फ्रॉम बिल्डिंग द बेस टू द स्केलिंग एप्लीकेशंस एंड अडॉप्शन. जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, हमें यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा इन प्रोसेसिंग यूनिट का, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का. वी कैन नॉट only procure, we have to make it them here in the India. UPI स्टाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी गई है टू प्रोवाइड अ पैकेज ऑफ AI सॉल्यूशन फॉर MSME. कि एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म देंगे जैसे UPI है कि मल्टीपल जो पेमेंट्स है यहाँ पर हम कर सकते हैं. इसी तरीके से एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का या AI का, जिसके जैसे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल MSME, फार्मर्स, हेल्थ केयर, इनको हम डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड कर सके. जैसे कि DG लोकर भी है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल सर्विसेज देना. सॉवरेन कंट्रोल ओवर एंटायर AI स्टैक. जो भी AI हम डेवलप कर रहे हैं, जो इंडिया में AI फंक्शंस कर रहे हैं, उन पे सॉवरेन हमारा कंट्रोल हो, कोई आउटसाइड का कंट्रोल अभी तक नहीं देखने को मिले. नॉट जस्ट प्रोक्योरिंग बट ऑल्सो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स.